हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द क्लास 12 कॉमर्स। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो हर फैकल्टी अपने बारे में बात करते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो जान ही जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 डेज़। मेन जो हमें बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है, वो है सब्जेक्ट अकाउंट्स। सो अब हम लोग कुछ ख़ास बातें करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। इतना अच्छा लगेगा आपको आज, मतलब 30-45 मिनट्स पढ़ने के बाद बोलोगे कि वाह सर, मज़ा आ गया आज पढ़ के। तो अब मैं तुम लोगों पर एक बम फोड़ने जा रहा हूँ आपके ऊपर। जो वो बम फोड़ रहा हूँ वो है सीधा सीधा आपको सिलेबस से वाकिफ़ कराना। आप डरिए मत, बम फोड़ने का मतलब सिलेबस से वाकिफ़ कराना है। सो फर्स्ट लेट अस गेट एक्वेंटेड विद द सिलेबस कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है। सो सिलेबस आपके सामने है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए दिख रहा होगा आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए पे हमने 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, और सेक्शन बी पे 1 यूनिट पढ़ना है जो सीरियली यूनिट 3 है। आप लोग सोच रहे हो कि बाप रे इतना सारा पढ़ना है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम लोग सिलेबस के बारे में जान रहे हैं बस। सो लेट अस सी हाउ मच वी हैव टू कवर कराना, पढ़ाना, उसको ज़ोरदार तरीके से पूरे सिलेबस को आपके दिमाग में डालना, उसको रिवाइज़ कराना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास में बस इतना है कि आपको ये सब चीज़ें समझनी है। नहीं समझ में आए सीधे हाथ उठाकर बोलना है, सर आई हैव अ डाउट, आई विल सॉल्व योर डाउट। आई बात समझ में? सो हमें सिलेबस देखना और समझना है, जो ये सारी चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो 4 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद 3 पार्ट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों से 6 या 10 मार्क्स के लिए सवाल बनता है। इन तीनों से मिला करके सवाल आएगा 16 मार्क्स के लिए। अब एडमिशन से 6 मार्क्स का पूछे या रिटायरमेंट से 10 मार्क्स का पूछ ले, या एडमिशन से 10 मार्क्स का पूछे या फिर रिटायरमेंट से 6 मार्क्स का पूछ ले, जैसा एग्जामिनर को सही लगेगा वो करेगा। उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स। यहाँ पे भी 3 पार्ट है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इशू ऑफ शेयर से 10 मार्क्स का सवाल कंपलसरी आएगा। एक सवाल 6 मार्क्स का होगा और एक सवाल 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद बी एंड सी ऑप्शन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, इनमें से कोई एक सवाल आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली एग्जाम में इशू ऑफ डिबेंचर से ही सवाल बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी से सवाल नहीं आता है। बट हमें ये भी करके जाना है कि कहीं सवाल आ गया एग्जाम में तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर भी 3 पार्ट है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स के लिए, रेशियो एनालिसिस 4 के लिए और ये भी 4 के लिए। तो इन तीनों से 10 मार्क्स का सवाल बनेगा, जिसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट से सवाल कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए आएगा, कंपलसरीली। उसके बाद ए एंड बी से कोई एक सवाल आएगा 4 मार्क्स के लिए, या तो रेशियो एनालिसिस से या कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से। बेसिकली रेशियो एनालिसिस से ही आता है, लेकिन 1 साल के अंदर कॉमन साइज से सवाल आया है, तो हमें ये भी करना है। तो टोटल इस तरह से हो जाते हैं 44 मार्क्स। आइए देखते हैं टोटल 44 मार्क्स, एमसीक्यू और एसक्यू। एमसीक्यू 24 का, एसक्यू 12 का, मिला करके 36 मार्क्स। ये आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। उसके बाद से प्रोजेक्ट 20 का जुड़ेगा, जो स्कूल के हाथ में है। इस तरह से आपका हो जाता है टोटल 100 मार्क्स। बिफोर वी स्टार्ट, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पढ़ते वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। कभी कभी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ, आप नहीं समझे, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा हाथ ऊपर करना, सर मुझे समझ में नहीं आया, और एक बार समझाइए।
डोंट लीव एनी क्वेरी अनअटेंडेड, मतलब किसी भी क्वेरी को अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा। ऐसा मत सोचना कि क्लास के पहले पूछ लेंगे या क्लास के बाद में पूछ लेंगे, आप क्लास के दौरान ही पूछिए। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ क्लास में पूछो, क्योंकि जो क्वेरी आपको आई है शायद किसी और को नहीं आई होगी, बट अब वो भी उस डायरेक्शन में सोचेगा, अरे हाँ यार, दैट कैन ऑल्सो हैपन, that is to there। बट सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो तो गया, बट उससे कनेक्टिंग जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको क्लिक नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला जो बेस कॉन्सेप्ट है वो क्लिक नहीं हुआ आपको। सो अपने आप को प्रॉमिस करो कि हम क्लास में आए हैं तो हमें जो भी चीज़ समझ नहीं आती उसे हाथ ऊपर करके पूछना है, नो हेजिटेशन कि मेरा दोस्त क्या बोलेगा और मेरा दोस्त क्या समझेगा और मेरा दोस्त मुझको चिढ़ाएगा। हम यहाँ पे क्लास में आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है और वो इंटेंशन क्या है, पढ़ना और समझना। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। हमारे पास दो सेक्शन था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, लेकिन मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन बी से। सेक्शन बी जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमें पढ़ना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर 3 चैप्टर है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, उसके बाद क्या था बाबू, रेशियो एनालिसिस, उसके बाद था कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिलहाल हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरीली मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पहला मतलब है वो है कम्युनिकेट करना, मतलब बताना। किसके बारे में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। किसको बताना है, टू द यूज़र्स, यूज़र्स को बताना। यूज़र्स कौन लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वर्कर्स यूनियन, ये सारे यूज़र्स हैं। इनको हमें बताना है किस चीज़ के बारे में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये चीज़ के बारे में हमको बताना है। यही को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो रीज़न है वो ये है ताकि कि हम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस असरटेन कर सके, बता सके ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑल्सो स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बता सके बिजनेस का एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ताकि मतलब वो कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसके अंदर 3 बातें हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आइए अब उसको समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात एक ही है, सवाल घुरा हुआ है, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एग्जामिन करता है क्रिटिकली, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब आप पूछिएगा सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ये समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एग्जामिन करता है क्रिटिकली, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसके एग्जामिन करने को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सर अब गौर की, यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करता है सिस्टमैटिक वे में, ताकि के डिसीजन ले सके रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो सिंपल सा बात है, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये रहा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यही बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अब आपको पता है बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है दैट इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। या फिर आप इनकम स्टेटमेंट पकड़ लें, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट इनकम्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके अंदर जो आइटम्स है वो क्या बाबू, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है।
तो प्लीज़ टेल मी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, आपका क्लियर है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एग्जामिन करने का, क्रिटिकली किसको एग्जामिन करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये कहाँ पे रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहता है, क्यों करना है, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक डिसीजन, ताकि हम समझ सके और डिसीजन ले सके। किस चीज़ के लिए डिसीजन, रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। ये आपका एक सरल और आसान डेफिनेशन था। एक और डेफिनेशन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इन जनरल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है क्या बाबू, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और वीकनेस ऑफ द फर्म को। मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो फर्म है, वो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक बात हम लोग ऊपर में बोले थे ना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दिस इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और फिर पता करते हैं कि वो लोग का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड द फॉलोइंग्स। यहाँ पे देखिए इंक्लूड के साथ अगर आप एस लगाते हैं इंक्लूड्स, तो फॉलोइंग के साथ एस नहीं लगेगा, इंक्लूड द फॉलोइंग्स या फिर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ये 4 चैप्टर आपका सिलेबस पे है। उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट, नॉट इन सिलेबस, वाह मज़ा आ गया। ट्रेंड एनालिसिस, नॉट इन सिलेबस। हमें 4 चैप्टर करने, ABCD, बहुत आसान चैप्टर है सर, आसानी से करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है। But before starting comparative statement, first we have to know types of financial statement analysis, shortcut में FSA। इसके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल एनालिसिस जिसमें मैनेजमेंट आता है, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें डेटर्स क्रेडिटर्स लोग आते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक आसान टॉपिक से। Comparative statement means comparative study of items and components of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब है कंपैरेटिव स्टडी करना, मतलब कंपेयर करना है किसको, आइटम्स या कंपोनेंट्स को, कहाँ का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फॉर 2 और मोर ईयर्स, 2 साल का कंपेयर करना है या फिर 2 साल से ज़्यादा के लिए कंपेयर करना है विथ दैट ऑफ इंटरप्राइज, अपने ही इंटरप्राइज के आइटम्स एंड कंपोनेंट्स का जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, 2 या 2 साल से ज़्यादा का, इसको हमको कंपेयर करना है। दिस स्टेटमेंट हेल्प अस टू रिव्यू चेंजेस इन द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट। हम ये स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि बैलेंस शीट पे क्या क्या चेंजेस आया ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस, साल बाय साल या फिर मल्टी ईयर बेसिस, मतलब 2 साल 3 साल के बाद या फिर 5 साल 7 साल के बाद कितना चेंजेस आया। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। आसान वर्ड में समझा रहा हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स या कंपोनेंट्स को लेकर के 2 या 2 साल से ज़्यादा का अपने ही इंटरप्राइज का कंपेयर किया जाता है और इससे ये पता चलता है कि बैलेंस शीट पर क्या चेंजेस आया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या चेंजेस आया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट ए नहीं पॉइंट बी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आइए देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, याद करो आप लोग 11 के अंदर बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटीज़ राइट हैंड साइड में होता था और एसेट्स
लेफ्ट हैंड साइड में होता था। ये जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था ये आपका हॉरिजेंटल बैलेंस शीट था। वही कह रहा है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द हॉरिजेंटल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हॉरिजेंटल एनालिसिस है बैलेंस शीट का, इन विच ईच आइटम ऑफ एसेट, जिसके अंदर एसेट्स को, इक्विटी मतलब कैपिटल को, एंड लायबिलिटीज इज एनालाइज किया जाता है फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है जिसके अंदर बैलेंस शीट के आइटम को, चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो इक्विटी हो या लायबिलिटीज़ हो, उसको एनालाइज किया जाता है 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए। ये आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ एमको लिमिटेड। ये इमेजिनरी नेम है, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं हम लोग करंट ईयर। उसके बाद है एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। उसके बाद है परसेंटेज चेंजेस। ये सारा रुपीज़ में होगा, सिर्फ परसेंटेज चेंजेस जो है वो परसेंट में होगा। परसेंटेज चेंजेस किस में होगा बाबू? परसेंट में होगा। आइए नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 बातें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो अमाउंट रहेगा लिख देंगे। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब रिजर्व में एनी रिजर्व, रिजर्व मतलब एनी रिजर्व। तो रिजर्व में जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कोई चीज़ के भी आगे रिजर्व लग जाएगा वो यहाँ पर चले आएगा। उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपका था रिजर्व एंड सरप्लस। आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट आप सम बनाते बनाते सीख जाएंगे। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर 2 ही चीज़ें आती है, एक है लॉन्ग टर्म लोन और एक है डिबेंचर्स। यहाँ पे मैंने 12% डिबेंचर्स लिखा है, यहाँ पे 10% भी लिख सकते हो, 8% भी लिख सकते हो, 7% भी लिख सकते हो, एनी परसेंट। मैंने जस्ट एक फॉर्मेट है इसलिए 12% लिख के छोड़ दिया। उसके बाद एक करंट लायबिलिटीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, और भी बहुत सारे करंट लायबिलिटीज़ है जो आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने जस्ट कुछ एक एग्जांपल लिए। उसके बाद टोटल कर देंगे A+B+C। ये आपका लायबिलिटीज़ साइड था। तो ये है वर्टिकल बैलेंस शीट। अब तक हम लोग हॉरिजेंटल पर है, तो ये क्या बाबू? वर्टिकल मतलब स्ट्रेट फॉर्मेट में बनना है। सबसे पहले लायबिलिटीज़ देन एसेट्स। पहले क्या होता था, इस तरफ लायबिलिटीज़ इस तरफ एसेट्स, वो हॉरिजेंटल था। अब हम लोग वर्टिकल कर रहे हैं। उसके बाद है एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स में इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स, मतलब गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटैंजिबल फिक्स एसेट्स हमने ऑलरेडी 11 के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गुडविल का। उसके बाद है टैंजिबल फिक्स एसेट, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारा टैंजिबल फिक्स एसेट्स है। उसके बाद है करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अलग अलग लिख दिया मैंने। सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, दूसरा नाम स्टॉक, बिल रिसीवेबल, इसको भी टोटल कर लेंगे, टोटल A+B। यहाँ टोटल किए थे A+B, यहाँ टोटल A+BC। टोटल A+B+C जितना आएगा लायबिलिटी का उतना ही क्या होना चाहिए बाबू? असेट्स का भी टोटल आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना चाहिए।